चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे क्लास 9th के जो SOSC है उसके लिए हम प्रेपरेशन कर रहे थे अपनी। तो उसमें हम सब आप सभी को पता ही होगा कि हमारे चैनल पर आप सभी के लिए स्टैम के लिए जितने भी डोमेन्स हैं, मोस्टली डोमेन्स के लिए हमारे चैनल पर आप सभी को जो है तैयारी करवाई जाती है। तो आज जो है ह्यूमैनिटीज़ और आपका AFPS जो है उसको लेकर वीडियो लेकर आई हूँ, और ये क्लास नंबर आई थिंक आपकी 3rd होगी। इससे पहले वाली जो 2 क्लासेस हैं वो भी देख लीजिएगा। ये दोनों के लिए है क्योंकि आपको पता है AFPS में भी आपके सोशल साइंस आती है और ह्यूमैनिटीज़ में भी क्या है आपकी सोशल साइंस आती है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं यहाँ पर जो MCQs है वो लेकर आई हूँ, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हुई चलूँगी। क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा किस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। और वैसे तो क्योंकि सोशल साइंस छोटा सा नहीं होता है सब्जेक्ट, बहुत बड़ा होता है, वास्ट सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको क्या है, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी आपकी NCERT बुक की। पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। और ये जो सीरीज़ है, मतलब जो क्लास है, सेशन है, इसे स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर यही है कि आप सभी अपने चैनल को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि आप सभी का चैनल है ये, तो इसके लिए लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आप सभी ने, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, मतलब कि अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट ये बात आ जाती है हमारे सामने कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि आपकी जो विंड यानी कि एयर हो गई, हाँ यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है वाटर हो गया, ठीक है, ये भी है, एयर भी है हमारी, और लैंड भी है। तो इसके लिए हमारा ऑल ऑफ द दीज आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भाई, अगला क्वेश्चन आ गया है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो कौन सा इनमें से ग्राउंड वाटर का एग्जाम्पल नहीं है, ये पूछा गया है। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आजकल फेवरेट होते जा रहे हैं, हर एग्जाम में नोट लगा दिया जाता है और आप इसे देखना भूल जाते हैं, और ये चाहते ही ऐसा है कि आप एक छोटी सी गलती कर जाए और आपके मार्क्स कट हो जाए। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो सिलेबस की वीडियो भी, हर डोमेन के सिलेबस की वीडियो बनाई हुई है, आप सभी चेक कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट आपका वाटर फ्लोइंग इन रिवर्स, यानी कि जो हमारा वाटर है वो क्या कर रहा है, तैर रहा है रिवर में, ठीक है, नदी में। तो क्या ये ग्राउंड वाटर है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की साइड तैर रहा है, और यही यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, वो हमें बताना था। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वाटर थ्रो वेल्स, यानी कि जो वाटर हमारे कुओं में होता है, तो वो तो ग्राउंड वाटर है ना, क्योंकि हम उसे निकालते हैं, ग्राउंड वाटर होता है वो, ठीक है। वाटर थ्रो हैंड पंप से भी हम क्या है, धरती जमीन के नीचे जो वाटर होता है उसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी देख रहे होंगे, और पंप्स वगैरह से भी हम क्या है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसे क्या करते हैं, हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जिसे हम कच्चा माल कहते हैं, रॉ मटेरियल बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें समझने की, तो हो सकता है जो एक फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है और जो उसका फाइनल जो बन चुका है, ठीक है, प्रोडक्ट बन चुका है, और वह नेक्स्ट फैक्ट्री में नेक्स्ट किसी भी चीज का जो है, मान लो अब देखो, एक जो आटा है, ठीक है, आप सभी घर में रोटी तो खाते होंगे आटे की, तो जो आटा है वो भी तो बना होगा ना, गेहूं वगैरह को पीस कर, और फिर जो आटा है वो बनता है। तो यहाँ पर गेहूं क्या हो गया, उसका रॉ मटेरियल होगा आटा कंपनी के लिए, ठीक है। अब जो आटा है, आटे से ऐसे तो नहीं है रोटी ही बनती है, आटे से बहुत सारी चीजें बनती है। मान लो जो आटा है वो क्या है, बिस्किट्स में यूज हो रहा है, तो बिस्किट के लिए आटा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो उसकी बेसिक चीज होती है जिससे वो क्या है, बनती है चीज, ठीक है, चेंज किया जाता है उसे, तो उसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। तो चेंज ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल इज कॉल्ड।
तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, जब उसे क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है एक प्रोडक्ट में, जिससे क्या है उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब जो आटा था वो क्या है, वो सस्ता होता है हमारा, और बिस्किट्स हमारे महंगे होते हैं, आपको पता है ना। तो रॉ मटेरियल क्या है, सस्ता होता है, जो उसको कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो क्या है आपकी इंडस्ट्रीज की लोकेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, उस पर इफेक्ट डालता है। यानी कि आपको पता होगा, जब आपने ये आपकी ही बुक से, एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक से, क्लास 8 की बुक से मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो आपने पढ़ा होगा अपना ज्योग्राफी में इंडस्ट्री वाला चैप्टर, तो उसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो कहाँ पर लगाई जाती हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो कहाँ पर लगाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं जिसकी वजह से फैक्ट्रीज लगती हैं। तो सबसे पहली बात, लैंड देखा जाता है, एरिया देखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ पर लेबर सस्ते मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है, जो कैपिटल होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर देखी जाती है। तो ऑल ऑफ द दीज जो आंसर है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे, क्योंकि अगर आप करके जाएंगे तो इजी लगेगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने 8th क्लास में कम से कम रीड तो की ही होगी बुक्स, ठीक है, और अब आप तैयारी तो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 हमारे सामने है, वाई इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट। क्यों जरूरी है, क्यों नेसेसरी है इंक्रीज करना एरिया, किस चीज़ का एरिया, फॉरेस्ट का एरिया। यानी कि हमारे जो फॉरेस्ट है, जब वह खत्म होते जा रहे हैं, तो उसे सुरक्षा क्यों दी जा रही है, क्यों बढ़ाने पर जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, क्यों जोर लगा रही है, क्यों उसका एरिया बढ़ाना चाहती है। तो रीजन है इसके पीछे, काफी रीजन है। तो यहाँ पर वही रीजन हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, हमें बताना कौन सा ऑप्शन में से करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारे सामने है, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि जो हमारी जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसे क्या बैलेंस रखना। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। वो पता है ना कि जब हमारे ट्रीज वगैरह बहुत कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी रेन है, जो हमारे जो बारिश होती है, वो भी कम होने स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ साथ बारिश होती है तो बाढ़ वगैरह आती है, वो भी इसी वजह से आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें क्या करती है, पानी को अंदर की तरफ सोखती हैं, यानी ग्राउंड वाटर बना देती हैं। तो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मिट्टी को क्या है, जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं। तो अगर ये ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इकोलॉजिकल बैलेंस तो हमारा बिगड़ ही जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए तो अपना करेक्ट है, बाकी ऑप्शन भी चेक करने इंपॉर्टेंट है, एक ऑप्शन देकर आप उसे टिक करके नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, सारे ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, फॉरेस्ट ऑब्जर्व, कहा ना मैंने, फॉरेस्ट ऑब्जर्व करता है, पर इसके साथ साथ अभी यहाँ पर कुछ आगे भी लिखा हुआ वो भी पढ़ना पड़ेगा। एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपको पता होगा जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज हमारे ऑक्सीजन जो होती है उसे तो क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इस बारे में, क्योंकि हम जो हैं ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो उन्हें इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो सारे का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हमारा जीना असंभव हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट हमारा देखो, फॉरेस्ट हेल्प्स इन रेजिंग द लेवल ऑफ प्रिसेप्टेशन, ठीक है, तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द दीज आंसर आपका करेक्ट है। अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन ये भी ना पढ़ते तो भी आप बता सकते हैं ऑल ऑफ द दीज आपका करेक्ट, क्योंकि एक से ज़्यादा ठीक हो गए ना, और यहाँ पर हमें बोथ ए एंड बी तो कुछ दे नहीं रखा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको जो है दिमाग पे लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय द ब्रिटिश इन द ईयर। जो बंगाल है अपना, वो कब डिवाइड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये आपका हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा 1905 में जो बंगाल है उसे डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है।
तो उसको लेकर जो मूवमेंट्स वगैरह है वो भी चले थे। स्वदेशी जो मूवमेंट है वो चला था इसको लेकर। तो बंगाल 1905 में कुछ रीज़न ऐसे रहे थे, क्योंकि बंगाल में क्या हो गया था, बंगाल की जो जनता थी वो क्या करने लग गई थी, अब ब्रिटिश के खिलाफ हो गई थी। वहीं पर बहुत ज़्यादा जो मूवमेंट्स वगैरह है, आंदोलन वगैरह वो चलते थे। तो इसको लेकर ब्रिटिश को लगा कभी बंगाल जो ऐसा कर रहा है वो औरों को प्रभावित ना कर ले और सब उसकी तरह करने ना लग जाए। तो इसलिए बंगाल ने क्या बहाना, सॉरी ब्रिटिश ने क्या बहाना बनाया कि जो बंगाल है बहुत बड़ा है और वहां पर हमारा कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो व्यवस्था है बंगाल की सिस्टम है उसे हम ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हम है सिस्टम ठीक से संभाल पाएंगे। तो वहाँ पर मुस्लिम और जो हिंदूज वगैरह हैं उन्हें डिवाइड कर दिया गया था बंगाल में। तो 1905 में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो आगे देखो, अगला है हु एस्टेब्लिश्ड नेटल कांग्रेस। नेटल कांग्रेस किसने एस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक एंड फोर्थ है लाला लाजपत राय, ठीक है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, लाला लाजपत राय जो है कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसमें लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठियां बरसाई गई थी। तो मैंने लास्ट जो अपनी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था इसके बारे में क्वेश्चन। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चंस पूछती भी रहूंगी आप सभी से, जिससे आप सभी का पता चलता रहेगा कि आपने कितना किया है, ठीक है। नेटल कांग्रेस जो है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत सोचिएगा नेटल जो है गलती से लिख दिया गया, यहाँ पर तो नेशनल आना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है ना अपनी, नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इस तरीके से बच्चे सोच लेते हैं और नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्हें टिक करके आ जाते हैं। नहीं भाई, ये गलत है आपका। नेटल कांग्रेस, जो नेटल कांग्रेस है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू की गई थी, ठीक है। इसे NIC भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये 1893 या 4 में ऐसी थी, आई थिंक 4 होगा। तो इसे मैं चेक करके आप सभी को बता दूंगी, तब की गई थी ये। और इसके पीछे रीजन ये था कि जो साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका था, वहां पर क्या हो रहा था, इंडियन के साथ क्या हो रहा था, गलत व्यवहार हो रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने की थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हमारा एंड हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कब स्टार्ट हुआ, कब से लेकर कब तक चला, यानी कि कब उसका एंड हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है कब आपका स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, ये पता होना चाहिए, और सेकंड भी इसी तरीके से पता होना चाहिए। फर्स्ट जो है आपका आई थिंक 1914 से आपका 18 तक चला था, 1918 तक, ठीक है। और सेकंड आपका कब खत्म हुआ है, 1945 में खत्म हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो क्योंकि ये आपका क्लास 9th का फर्स्ट या सेकंड जो चैप्टर है उसमें भी स्टार्टिंग बताया गया है। तो 9th के कुछ चैप्टर स्टार्टिंग के जो है फर्स्ट या सेकंड, उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये आपकी 8th क्लास में भी डिस्कस किया गया है। आगे देखो, अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। यहाँ पर गवर्नर जनरल को लेकर एक कंफ्यूजन आप सभी को दूर करनी पड़ेगी। देखो, वायसरॉय जो है वो पूछा जाता है आपसे, लास्ट वायसरॉय कौन था, तो वो माउंटबेटन थे, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने कवर कर दिया है पहले ही प्रीवियस वीडियोस में। तो वायसरॉय जो है उसी को गवर्नर जनरल कहा जाता है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे, ठीक। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब यहाँ पर फ्री इंडिया आ गया, यानी कि सबसे पहला जो इंडिया में गवर्नर जनरल बना था फ्री इंडिया, यानी कि जब हमारी इंडिया स्वतंत्र हो गई थी, ठीक है, उसने फ्रीडम पा ली थी, तो तब गवर्नर जनरल कौन थे अपने। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पर ये सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, राजगोपालाचार्य थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि हमारा जब ब्रिटिश हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा था ब्रिटिश ने, तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लास्ट पूछा जाए तो माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि वाइसरॉय को ही क्या है गवर्नर जनरल कहा जाता था, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, ध्यान रखना आपको ये। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द किंग ऑफ नेपाल फाइनली टेक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। किंग नेपाल यानी कि नेपाल का जो राजा था उसने कब क्या किया था, फाइनली टेक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। कब उसने ये स्वीकार कर लिया था कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसने किया था 2005 में। तो आपको ध्यान रखना, और आपको इस तरीके से जो है ये, जैसे अगर देखो यहाँ पे फरवरी तो दे दिए 3 बारी, पर सन अलग है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। केवल फरवरी देखकर टिक नहीं करना है, फिर 2005 देखकर टिक नहीं करना है, आपको दोनों ऑप्शन देखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन भी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारे सामने, सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट प्रमोट्स, यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो होता है उसका मतलब क्या है, कौन से स्टेट को प्रमोट करना है इसका मतलब। तो यहाँ पर लिख रखा है वन रिलीजन, दूसरा है नो रिलीजन, तीसरा बोथ ए एंड बी, और यहाँ पर डी ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो देखो ये जो धर्मनिरपेक्षता होता है इसका मतलब होता है स्टेट जो है, राज्य जो है किसी भी धर्म को क्या है प्रमोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी राज्य जो राज्य है यानी कि जो राज्य सरकार है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस के जो इंग्लिश फाउंडर हैं वो कौन रहे हैं, ये मेन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है आपको। यानी कांग्रेस पार्टी अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसके कब बनी थी, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका। ठीक है, ये पूछा जाता है 1885 में बनी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो इंग्लिश जो फाउंडर है यानी कि ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश में से एक जो आदमी ऐसा था जिसने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी बनाई थी, यानी कि उसके वो रहे थे उस टाइम पे, उसके बाद चेंज हो गए थे अपने। ठीक है, हमारे इंडिया के फिर बाद में बन गए थे। तो ए ओ ह्यूम जो है ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये रहे थे इसके फाउंडर। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रगल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल है उसका जो पार्टीशन किया गया था यानी कि बांटा गया था बंगाल को, तो वो जो है उसको लेकर जो है कौन सा जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था, ये पूछा गया है यहाँ पर हमसे। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, 1905 यानी कि 1905 में हुआ था, और स्वदेशी मूवमेंट उसको लेकर चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर अपना ये बी यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, ये वाला बी अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो है आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, स्वदेशी आंदोलन जो है उसके साथ था, ध्यान रखना आपको। ठीक, सॉल्ट मूवमेंट आपका अलग ही है, वो तो आपको पता ना, जो दांडी मार्च निकाला गया था वो है आपका। ठीक, तो इसलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश वॉज पास्ड इन 1919। 1919 में ऐसे क्या घटना हुई थी आपको पता है, 1919 में आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, रॉलेट एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया था, यानी कि जिसे ब्लैक जो कानून है वो भी बोला जाता है, काला कानून भी कहा जाता है जैसे रूलेट एक्ट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो रूलेट एक्ट था उसके थ्रू क्या होगा, अब अगर 3-4 जने भी एक साथ क्या है खड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं तो पुलिस बिना कुछ बताए क्या कर सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, और वकील भी नहीं देगी उनको गिरफ्तार करने के बाद, और ना ही जज के सामने पेश करेगी, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, तो इसलिए रूलेट एक्ट था और इसका विरोध किया गया, विरोध किया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद हमारा असहयोग आंदोलन हुआ। तो यहाँ पर ये सीरीज वाइज है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ये बी है यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश वॉज डिक्लेयर्ड लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। जो हमारा 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो ये रिवोल्ट हुआ था, उसके लीडर कौन रहे थे, इंपॉर्टेंट है ये आपका, बहादुर शाह जफर रहे थे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये मजबूरी में इनको किया गया था और दिल्ली से ही इनको क्या है, बहादुर शाह जो जफर है उन्हें दिल्ली से ही क्या किया गया था, लीडर बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है, और साथ साथ में आप सभी लाइक करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ आप सभी जो हैं, हाँ, एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।